हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 42 सॉल्व करेंगे। हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस और सोशल साइंस में हम पढ़ेंगे भारत में संचार और व्यापार। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने टीचर का नाम लिखना है, डेट डालनी है 10 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट का हमारा चैप्टर है भारत में संचार और व्यापार। तो इसमें हम सबसे पहले निजी संचार के बारे में जानेंगे, फिर जनसंचार और फिर व्यापार के बारे में जानेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे निजी संचार के बारे में। तो देखिए, भारतीय डाक नेटवर्क, यहाँ पर बच्चों जो वर्कशीट है आज की वो उसमें बहुत ही छोटा लिखा हुआ है। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा बड़ा करने के बाद भी, क्योंकि इसमें फ़ॉन्ट बहुत छोटा है। तो देखिए, आपको ध्यान से सुनना है। भारतीय डाक नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा है। जो भारतीय डाक नेटवर्क है ये दुनिया में सबसे बड़ा है। यह दोनों पार्सल और साथ ही लिखित संचार को संभालता है। बच्चों, जो कुछ सामान पार्सल किया जाता है या लिखित संचार जो होता है, उन दोनों को, जैसे लिखित संचार में जैसे हम चिट्ठी भेजते हैं या कोई एनवलप में कुछ भेजते हैं, है ना, तो ये सब क्या है, जो हम लेटर भेजते हैं वो लिखित संचार कहलाता है। ठीक है, तो जो हमारा भारतीय डाक नेटवर्क है ये पार्सल और लिखित संचार दोनों को संभालता है। थर्ड पॉइंट है, कार्ड और लिफाफे को प्रथम श्रेणी का मेल माना जाता है। प्रथम श्रेणी का मेल किसे माना जाता है बच्चों? कार्ड या लिफाफे को माना जाता है। नेक्स्ट है, द्वितीय श्रेणी के मेल में किताबें, पैकेट, पंजीकृत आवधिक और समाचार पत्र शामिल हैं। जो मेल है बच्चों ये दो श्रेणी में विभाजित होता है। पहली होती है प्रथम श्रेणी और दूसरी होती है द्वितीय श्रेणी। तो आपको ध्यान रखना है, प्रथम श्रेणी में क्या आता है? कार्ड और लिफाफे। और जो द्वितीय श्रेणी होती है उसमें किताबें, पैकेट, पंजीकृत और समाचार पत्र आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, मेल की त्वरित डिलीवरी की सुविधा के लिए मेल पैनल, राजधानी पैनल, मेट्रो, ग्रीन, बिजनेस, बल्क मेल तथा पीरियोडिकल चैनल स्थापित किए गए हैं। बच्चों, इसमें फ़ॉन्ट बहुत छोटा है इसलिए इसे देखने में भी बहुत मुश्किल हो रही है। तो देखिए, मेल की जो त्वरित डिलीवरी होती है, त्वरित मतलब बहुत जल्दी जो डिलीवरी की जाती है सामान की, उसके लिए 6 मेल पैनल बनाए गए हैं, है ना। राजधानी पैनल, मेट्रो पैनल, ग्रीन पैनल, बिजनेस पैनल, बल्क मेल और पीरियोडिकल चैनल ये स्थापित किए गए हैं। तो अभी हमने पढ़ा था भारतीय डाक नेटवर्क के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इसमें भारतीय दूरसंचार नेटवर्क के बारे में। तो देखिए, भारतीय दूरसंचार नेटवर्क के बारे में पढ़ते हैं। एसटीडी द्वारा पहले से ही 2/3 से अधिक गाँव को कवर किया गया है। बच्चों, एसटीडी के माध्यम से 2/3 गाँव को पहले से ही कवर किया गया है। देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा का विस्तार करने का विशेष प्रावधानिकता गया है। मतलब विशेष प्रावधान किया गया है कि गांव में 24 घंटे एसटीडी की सुविधा उपलब्ध रहे। पूरे भारत में एसटीडी सुविधा की दर समान सुनिश्चित की गई है। ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ ज़्यादा रुपए लिए जाएं, कहीं कुछ कम, ऐसा नहीं है। जो एसटीडी की सुविधा दर है वो समान रूप से सुनिश्चित की गई है। तो ये था भारतीय दूरसंचार नेटवर्क और भारतीय डाक नेटवर्क के बारे में। अब हम जानेंगे जनसंचार का साधन है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या क्या आता है देखिए, जिसमें टेलीविज़न, वीडियो, फिल्में, रेडियो आदि शामिल हैं। ये सभी किस में आते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आते हैं। इसके बाद ऑल इंडिया रेडियो AIR। तो देखिए, राष्ट्रीय, स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। जो AIR है, ऑल इंडिया रेडियो है, वो सभी विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दूरदर्शन। तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय टेलीविज़न चैनल दुनिया का सबसे बड़े स्थानीय नेटवर्कों में से एक है। सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय चैनल है उसका नाम क्या है? राष्ट्रीय टेलीविज़न चैनल। भारत दुनिया की फीचर फिल्मों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। दुनिया में जितने भी फीचर फिल्म के उत्पादक देश हैं उन सभी में सबसे बड़ा भारत देश है। यह लघु फिल्मों, वीडियो फीचर फिल्मों तथा वीडियो लघु फिल्मों का निर्माण करता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट। ये लिखा हुआ है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट। भारतीय और विदेशी दोनों किस्मों की प्रमाणित करने का अधिकार है। मतलब ये जो हमारा बोर्ड है इसको भारतीय फिल्मों को और विदेशी फिल्मों को दोनों को ही प्रमाणित करने का अधिकार है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम इसमें प्रिंट मीडिया के बारे में। तो देखिए,
प्रिंट मीडिया बच्चों आप सभी जानते ही होंगे, जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें और पत्रिकाएं शामिल होती हैं। समाचार पत्र 100 से अधिक भाषाओं और बोलियों में प्रकाशित होते हैं। प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में सबसे बड़ी संख्या अंग्रेजी और उर्दू के बाद हिंदी में है। इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा जो प्रकाशित होते हैं समाचार पत्र वो किस भाषा में, अंग्रेजी में हैं और उर्दू में भी हैं। और इसके बाद जो तीसरा नंबर आता है वो हिंदी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र हैं। तो ये हमने जाना प्रिंट मीडिया के बारे में। अब बच्चों इसमें हम पढ़ेंगे व्यापार के बारे में। तो देखिए, तीनों राज्यों और देशों के बीच जो व्यापार, माल का आदान प्रदान को व्यापार के रूप में जाना जाता है। बच्चों, लोगों, राज्यों और देशों के बीच, क्योंकि आपकी जो वर्कशीट है आज क्लियर नहीं है बेटा, तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। इस तरह के आदान प्रदान बाजारों में होते हैं और जो आदान प्रदान किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे व्यापार कहते हैं। अब यहाँ देखिए व्यापार के प्रकार, कौन कौन से व्यापार के प्रकार होते हैं। पहला है स्थानीय व्यापार, ठीक है। अब देखिए शहरों, कस्बों व गांव में किया जाता है। पहला कौन सा था, स्थानीय व्यापार। और दूसरा है राज्य आधारित व्यापार, तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में किया जाता है, ये राज्य व्यापार हो गया। तीसरा है बच्चों इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो देखिए 2 या अधिक देशों के बीच किया जाता है, ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। किस में किया जाता है, 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के बीच में, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में। किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उन्नति उसकी आर्थिक समृद्धि का एक सूचकांक कहलाती है, ठीक है बच्चों। जो देश की उन्नति होती है, व्यापार के माध्यम से जो उन्नति होती है वो क्या कहलाती है, वो समृद्धि का एक सूचकांक कहलाती है। और इसीलिए इसे देश के आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। जो सूचकांक होता है इसी को क्या कहा जाता है, इसे आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है बच्चों। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे व्यापार के घटक। तो देखिए इसमें व्यापार के घटक भी दिए हुए हैं, मैं थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ स्क्रीन को जिससे आपको थोड़ा क्लियर दिखाई दे। व्यापार के घटकों में देखिए 2 प्रकार के घटक हैं, एक निर्यात और एक आयात। अब निर्यात मतलब होता है बाहर भेजना, अपने देश से बाहर भेजना। तो इसमें हम कौन कौन से सामानों का निर्यात करते हैं, जवाहरात, रसायन और संबंधित उत्पाद, और तीसरा है कृषि और संबंधित उत्पाद, ठीक है। आयात मतलब मंगाना। हम अपने देश में क्या क्या आयात करते हैं, तो देखिए पेट्रोलियम, कच्चा और उत्पाद, ठीक है। पेट्रोलियम कच्चा मंगाते हैं और पेट्रोलियम से बने हुए पदार्थ भी मंगाते हैं। रत्न और जवाहरात, कुछ रत्न और जवाहरात बाहर से भी आयात किए जाते हैं। रसायन और संबंधित उत्पाद, आधार धातु, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मशीनरी, कृषि और संबंधित उत्पाद। तो ये सभी आयात और निर्यात वाले सामान हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए व्यापार का संतुलन। किसी देश का व्यापार का संतुलन उसके निर्यात और आयात के बीच का अंतर होता है। व्यापार का संतुलन क्या होता है, उस देश के आयात और निर्यात के बीच का अंतर। अब अनुकूल संतुलन क्या होता है, जब निर्यात का मूल्य ज़्यादा हो और आयात का मूल्य कम हो तो वो क्या कहलाता है, अनुकूल संतुलन कहलाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मार्क किया गया है, इसका मतलब निर्यात का मूल्य ज़्यादा है और आयात का मूल्य कम है, तो वो क्या कहलाता है बच्चों, उसे कहते हैं अनुकूल संतुलन। और प्रतिकूल संतुलन कौन सा होता है, जब आयात का मूल्य ज़्यादा हो और निर्यात का मूल्य कम हो तो वो कहलाता है प्रतिकूल संतुलन। इससे देश की जो इकोनॉमी होती है उसको हानि होती है। नेक्स्ट देखिए, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर दिग्गज के रूप में उभरा है और सूचकांक के निर्यात के माध्यम से भारी विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। जो हमारा भारत देश है वो निर्यात के माध्यम से, निर्यात मतलब अपने देश से सामान को दूसरे देशों में भेजना, इसके माध्यम से बहुत भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर रहा है बच्चों। अब हम इसमें पढ़ेंगे पर्यटन, भारत में पर्यटन के बारे में। तो देखिए भारत में पर्यटन पिछले 3 दशकों में काफ़ी बढ़ा है, लाखों लोग पर्यटन उद्योग में लगे हुए हैं। पर्यटन राष्ट्रीय एकीकरण को भी बढ़ावा देता है, स्थानीय हस्तशिल्प और सांस्कृतिक गतिविधियों का समर्थन करता है। यह हमारी संस्कृति और विरासत के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समझ के विकास को बढ़ावा देता है। विदेशी पर्यटक हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म और बिजनेस टूरिज्म के लिए भारत आते हैं। हमारे देश में पर्यटन के विकास में व्यापक संभावनाएं हैं। इस सबसे आशाजनक आगामी उद्योग के लिए विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास
किए जा रहे हैं। तो बच्चों इसमें हमने जाना भारत में पर्यटन के बारे में। तो जो पर्यटन क्षेत्र है बच्चों, उसमें हमारे भारत देश के लाखों लोग लगे हुए हैं, है ना। और पर्यटन जो है उसे बढ़ावा देने से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है, हमें जैसे देखो राष्ट्रीय एकीकरण बढ़ता है हमारा, ठीक है। इसके अलावा जो स्थानीय हस्तशिल्प है उसको समर्थन करता है ना। सांस्कृतिक गतिविधियों को, जैसे बाहर के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ की संस्कृतियों को वो अपनाते हैं, तो ये क्या है, ये सांस्कृतिक गतिविधियों का आदान प्रदान हो जाता है ना। स्थानीय शिल्प, जहाँ पर जैसे पर्यटन के जहाँ क्षेत्र हैं वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो भी वो हस्तशिल्प से जो भी सामान बनाते हैं वो दूसरे देशों तक जाता है। तो ये सब क्या है, स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देना है। और ये हमारी संस्कृति और विरासत के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समझ को भी बढ़ावा देता है बच्चों। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, जो विदेशी पर्यटक हैं, जो बाहर देश के, जो दूसरे देशों के पर्यटक हैं, वो भारत में कि बहुत सारे टूरिज्म के लिए भी आते हैं, जैसे कि हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म और बिजनेस टूरिज्म। ये अलग अलग अपने उद्देश्यों से यहाँ पर आते हैं, अलग अलग उद्देश्यों में। जैसे हेरिटेज टूरिज्म यहाँ की संस्कृति के बारे में जानने के लिए, है ना। इको टूरिज्म यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में जानने के लिए। एडवेंचर टूरिज्म यहाँ पर जो भी एडवेंचर्स किए जाते हैं उनके बारे में जानने के लिए। मेडिकल टूरिज्म और बिजनेस टूरिज्म मीन्स इन सभी क्षेत्रों के बारे में जानने के लिए विदेशी पर्यटक भारत देश में आते हैं। तो इससे क्या होता है बच्चों, हमारे देश में पर्यटन के विकास की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, है ना। और जब हमारे देश में पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी, आशाजनक आगामी उद्योग खुलेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे देश का जो जीडीपी दर है वो भी बढ़ेगा और हमारे देश की इकोनॉमी में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको आज की वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अब वर्कशीट पर आधारित पहले प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। आपकी वर्कशीट में 5 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के व्यापार कौन कौन से हैं, उनमें से किसको देश का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। तो पहले हम जानेंगे विभिन्न प्रकार के व्यापार कौन कौन से हैं। तो देखिए, व्यापार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, पहला है स्थानीय व्यापार, दूसरा है राज्य स्तरीय व्यापार और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब बैरोमीटर किसे कहा जाता है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है क्योंकि किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उन्नति उस देश की समृद्धि का सूचकांक होती है। तो ये हुआ आपके पहले प्रश्न का आंसर। दूसरा प्रश्न है बच्चों, देश एक्स निर्यात से अधिक आयात कर रहा है, ठीक है। देश एक्स निर्यात से अधिक आयात कर रहा है, इस स्थिति को क्या कहा जाएगा, इस स्थिति को क्या कहा जाएगा, इसका एक्स देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे आप, जब आयात निर्यात से अधिक होता है तो उसे प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। अब देखो, अभी हमने वर्कशीट में जाना था कि निर्यात से अधिक आयात कर रहा है, मतलब आयात ज़्यादा है और निर्यात कम है ना, निर्यात कम है, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहेंगे, ठीक है। और जब अगर आयात अधिक होता, निर्यात कम होता, तो उसे हम अनुकूल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर निर्यात से अधिक आयात कर रहा है, तो आयात ज़्यादा कर रहा है और निर्यात कम कर रहा है ना, तो इसे क्या कहेंगे, प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहेंगे। इससे एक्स देश की अर्थव्यवस्था पर खराब प्रभाव पड़ेगा। अगर आयात ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उस देश की अर्थव्यवस्था पर खराब प्रभाव पड़ेगा और विकास की गति भी धीमी हो जाएगी। तो ये हुआ आपके सेकंड प्रश्न का आंसर। अब इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी के मेल में क्या अंतर है, अपने दैनिक जीवन से उदाहरण दें। जब आपने इनमें से प्रत्येक का उपयोग किया था, उनकी डिलीवरी कौन संभालता है। तो आपको हमने वर्कशीट में बताया था कि प्रथम श्रेणी की मेल कौन सी होती है और द्वितीय श्रेणी की कौन सी होती है। तो देखिए, प्रथम श्रेणी की मेल अर्थात कार्ड, लिफाफे, खत या पत्र, जिसे हम खत भी कह सकते हैं, पत्र तो है ही, है ना। तो प्रथम श्रेणी की मेल क्या होती है, कार्ड, लिफाफे या पत्र कहलाते हैं। और जबकि द्वितीय श्रेणी की मेल अर्थात समाचार पत्र व पैकेट। तो ये हुए प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की मेल में अंतर। और इसके बाद दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया, आपने दैनिक जीवन में उदाहरण दें, अपने दैनिक जीवन से उदाहरण देना है जब आपने इनमें से प्रत्येक का उपयोग किया हो। तो हाँ, मैंने दोनों का उपयोग किया है। मैंने अपनी दादी को पत्र लिखा, मतलब प्रथम श्रेणी की मेल की। अपने मित्र को उपहार स्वरूप एक किताब भेजी, मतलब द्वितीय श्रेणी की मेल की। मैंने दोनों का उपयोग किया है। और उनकी डिलीवरी कौन संभालता है, तो इसका करेक्ट आंसर है दोनों श्रेणी की मेल की डिलीवरी डाकिया अर्थात पोस्टमैन संभालता है।
ये हुआ हमारा प्रश्न नंबर 3 का आंसर। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, तेजी से बढ़ता पर्यटन उद्योग हमारे देश के लिए कई मायनों में फायदेमंद रहा है, उदाहरण देते हुए समझाइए। आपको बताना है कि किस तरह से जो बढ़ता हुआ पर्यटन है ये उद्योग हमारे देश के लिए फायदेमंद है। तो मैं इसका आंसर आपको बताती हूँ। पॉइंट्स में मैंने लिखा है, तो देखिए, तेजी से बढ़ता पर्यटन उद्योग सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। सबसे पहला हमें क्या फ़ायदा होता है कि हमारे देश में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, दूसरे देशों के साथ संबंध मजबूत करता है। तीसरा पॉइंट है, राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है। और फोर्थ पॉइंट है, स्थानीय हस्तशिल्प कला को बढ़ावा मिलता है। तो ये सभी क्या हैं, ये हमारे देश को होने वाले फायदे हैं। अब प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, पिछले वर्षों में एसटीडी द्वारा 2/3 से अधिक गांवों को कवर किया गया। आपको क्या लगता है कि इससे गांव की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? देखो, एसटीडी के माध्यम से जो 2/3 गांव कवर किए गए, तो इससे जो गांव की अर्थव्यवस्था है उस पर क्या असर पड़ रहा है? तो देखिए, इसका आंसर है एसटीडी के द्वारा अर्थव्यवस्था में सक्रिय वृद्धि होगी। अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी कैसे? संचार के साधनों का विकास होगा ना। संचार के साधनों का विकास होगा तो उससे क्या होगा? हमारे देश की इनकम बढ़ेगी। दूसरा है, गांव के विकास में सहायक होगा, गांव में भी उन्नति होगी। तीसरा है, शैक्षिक विकास में सहायक होगा। फोर्थ है, किसानों की पहुंच बाजार तक बनेगी। और फिफ्थ है, किसानों को उत्तम उर्वरक व बीज मिल सकेंगे। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट और इसके सभी प्रश्नोत्तर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। हमारे चैनल पर आपको हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी की सभी वर्कशीट के वीडियो मिल जाएंगे। और अगर आप कोई बैक वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।